एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर एक वीडियो तैरने लगा। वीडियो एडिट किया गया था और उसमें दिख रहा था कि एक शिक्षिका बैठी हुई है और एक एक करके बच्चे उठकर आ रहे हैं और अपने ही एक साथी छात्र को थप्पड़ लगाते जा रहे हैं। लोगों की भावना फौरन आहत हो गई। सोशल मीडिया पर शोर मचने लगा और जैसा कि होता है बिल्कुल वैसे ही सोशल मीडिया का ये शोर टीवी चैनलों की प्राइम टाइम बहसों पर पहुंचा और अगले दिन समाचार पत्रों में हंगामा खड़ा करने के लिए इतना पर्याप्त था। इसके बाद सरकारी कवायद शुरू हो गई। एक राजनीतिक दल के बड़े नेताओं ने सत्ताधारी दल पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नफरत की जो राजनीति फैलाई जा रही है उसके शिकार अब बच्चे भी होते जा रहे हैं। टिकैत जैसे मौकापरस्त नेता जो थे वो मौके पर पहुंचने लगे और बच्चों को गले मिलने की कवायद करवाने लगे, नफरत को मिटाने की बातें भी करने लगे। इन सब के बीच उस कठुआ से एक दूसरी खबर आ गई जिसने लोगों को फिर से चौंका दिया। कठुआ पिछली बार की तरह बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए चर्चा में नहीं था, बल्कि वहाँ भी स्कूल के ही छात्र को पीट पीट कर अस्पताल में भर्ती हो जाने लायक स्थिति में पहुंचा दिया गया था, इसलिए चर्चा हो रही थी। कल तक जिनकी भावना आहत हो रही थी, अब उन लोगों का ध्यान गया कि कहीं वो नैरेटिव के खेल में तो नहीं फंस गए थे। भाई, युद्ध में जो सूचनाओं का महत्व होता है उसे दर्शाती हुई एक अंग्रेजी की कविता तो आपने पहले भी बहुत बार सुन रखी होगी। इस कविता में बताया जाता है कि एक घोड़े की नाल में ठुकी हुई कील गिर गई, कील की वजह से नाल गिर गई, नाल ना होने की वजह से घोड़ा लंगड़ा हो गया, घोड़े के लंगड़े हो जाने से सवार सही समय पर नहीं पहुंचा और सवार नहीं पहुंचा तो वो चिट्ठी जिसे सवार को पहुंचाना था वो भी समय पर नहीं पहुंची। समय पर संदेश नहीं मिलने के कारण सेना वो मोर्चा हार गई। इस तरह एक कील की वजह से कोई सेना एक युद्ध हार गई। जो आज के दौर का युद्ध होता है उसे अक्सर फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, क्योंकि उसमें सूचनाओं का प्रयोग भी हथियार की तरह होता है। खाड़ी देशों के युद्धों से पहले सद्दाम को जैविक हथियारों से लैस तानाशाह साबित करना ऐसे ही नैरेटिव के युद्ध का हिस्सा था। इसके काफ़ी बाद सेनाएं जो थी वो खाड़ी युद्ध में उतरी थीं। मौजूदा भारत में देखें तो ऐसे नैरेटिव का फैलना, कथानक का गढ़ा जाना करीब करीब हर महीने दिख जाता है। किसी महीने ना दिखे तो आश्चर्य होता है। कठुआ और उत्तर प्रदेश के स्कूलों से जुड़ा हुआ जो ये मुद्दा है, ये नैरेटिव का वही खेल हमें समझाता है। एक दो दिनों में भावनाओं का उद्वेग जब जरा ठहरने लगा है तो आम आदमी को भी ये समझ में आ गया है कि सारा खेल नैरेटिव का था। उत्तर प्रदेश वाले मामले में कहीं से भी मामला धार्मिक या मजहबी लड़ाई का था ही नहीं। अब पता चल चुका है कि बच्चे के पढ़ाई में कमज़ोर होने, ध्यान न देने के कारण उसके परिवार वालों ने ही सख्ती करने के लिए कहा था। जो वीडियो बना रहा था वो कोई और नहीं बल्कि बच्चे का ही चाचा था, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम का एंगल घुसेड़ा जा रहा था वो कहीं से भी सच नहीं था। अब तो इसके वीडियो भी आ रहे हैं। जो वीडियो आपने बनाया उसमें उन्होंने बोला है मामला जी मैं ये बोला मैं मुस्लिम महिलाएं अपने मायके चले जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है इस तरीके से। और जो मैंने उसमें वीडियो में बोल रखा है, मेरी आवाज़ भी आ रही है ऐसे नहीं है, उसमें मैंने बोला है नहीं ये बात तो सही है, पढ़ाई ख़राब होती है बच्चों को। एतबार में कोई कौन जाता है? अभी जो इन्होंने वर्ड ये बोल रखा है वीडियो में गलत है। मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, मतलब अच्छा तो जाते तो सभी है ना। हाँ, वो जाते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला है मॉडर्न ऐसा कुछ शब्द ना ऐसा कोई शब्द नहीं बोला। ऐसा उसमें कोई शब्द नहीं बोला, बस उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम महिला अपने मायके। जी जी। अच्छा, मैं सुना हूँ कि उनके पास बहुत सारे बच्चे ट्यूशन लगाते हैं, मतलब ट्यूशन भी लगाते हैं। 70-80 बच्चे पढ़ते हैं उनके, 60-70 बच्चे मुस्लिम भी बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मुस्लिम भी। आज तक ऐसा कुछ हुआ है? बस एक बच्चे के साथ में हुआ था अभी, वो हमने इसलिए इग्नोर कर दिया था कि कोई बात नहीं, टीचर मार दिया होगा। अच्छा, मारने के लिए करता रहे? जी जी, इस टाइप का हिंदू मुस्लिम कुछ हुआ था? ना ऐसे करके नहीं हुआ, ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ऐसी कोई विवाद वाली बात नहीं। आज तक गांव में कुछ नहीं हुआ ना? ना अभी भी गांव का माहौल ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। कानूनी पक्ष जब सामने आया तो पता चला कि जो तथाकथित फैक्ट चेकर थे, क्लिप कटुए थे, उन्होंने पहले भी जो सर तंजुदा के नारे लगवाए थे वो इस मामले में बच्चे की पहचान उजागर करके कानून तोड़ रहे थे।
कठुआ कांड में बच्चे को इसलिए बुरी तरह पीटा गया था क्योंकि उसने जय श्री राम लिख दिया था। पीटने वाला अपराधकर्मी जो शिक्षक बना बैठा हुआ था वो फारूक अहमद फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। फारूक अहमद का साथ देने वाला स्कूल का जो प्रिंसिपल था, बच्चे को कमरे में बंद करके लात घूंसों से पीटने वाला मोहम्मद हाफिज फरार बताया जा रहा है। कठुआ में हुए इस कांड के बारे में हम और आप केवल इसलिए जान पाए हैं क्योंकि उसी दौर में उत्तर प्रदेश की घटना को उछालने की गलती नैरेटिव चलाने वालों ने, कथानक गढ़ने वालों ने कर डाली। वरना आमतौर पर हिंदुओं को जिस तरह की घृणा का सामना करना पड़ता है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होती। ये सिर्फ भारत भर की बात नहीं है, ये घृणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाई जाती है। सितंबर 2021 में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ जिसमें ऑड्रे टुच्ची जैसे कथित इतिहासकारों ने हिंदुत्व को खंडित करने, टुकड़े टुकड़े करने के विषय में व्याख्यान दिए थे। इस आयोजन से जुड़ी वेबसाइट पर दर्जन भर हिंदुत्व विरोधी पुस्तकों का नाम आपको आसानी से मिल जाएगा। करीब करीब इसी दौर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रश्मि सामंत नाम की हिंदू छात्रा के साथ हुए अन्याय की खबरें आ गई थी। थोड़ी सी जांच अगर आप करेंगे इंटरनेट पर तो आपको डॉट हेड जैसे शब्द मिल जाएंगे। सिर पे तिलक या बिंदी लगाने का मजाक उड़ाने के लिए डॉट हेड शब्द इस्तेमाल होता है, डॉट हेड। ये स्थिति तब है विविधता को स्वीकारने के लिए विदेशी लोग कपड़ों का, पहनावे का, रूप रंग का मजाक न उड़ाने की पैरोकारी करते हुए, विविधता को स्वीकार करने, उसे अपनाने की पैरोकारी करते हुए कई मंचों से दिख जाएंगे। बिल्कुल यही नैरेटिव का खेल आपको उस समय भी दिखेगा जब आप हाल में किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में हुई हिंसा को देखेंगे। उस वक्त भी हिंसा करने वालों को अन्नदाता और किसान कह कहकर सुरक्षा दी जा रही थी, और दूसरी तरफ कहीं एक जगह अगर कोई घटना हो जाए, कोई थोड़ी सी छोटी सी हिंसा हो जाए तो उसके लिए सारे हिंदुओं पर माफ़ी मांगने का दबाव बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव कहता है कि बहुसंख्यक यानी हिंदू आबादी भारत में अल्पसंख्यक यानी मोहम्मडन, ईसाई या सिख आबादी का शोषण कर रही है। इसलिए अपने धार्मिक त्योहारों में हिंदुओं को पत्थरबाजी भी झेलनी पड़ती है और उल्टा अत्याचारी भी वही कहलाते हैं। ऐसी ही स्थिति के लिए इंशा अल्लाह खान इंशा ने एक शेर अर्ज़ किया था, ये अजीब माजरा है कि बरोज़े ईद कुर्बां वही जबह भी करे है, वही ले सबाब उल्टा। वही नूह में, बिहार के मोतिहारी, दरभंगा, बघवा में हिंदुओं की शांतिपूर्ण शोभा यात्राओं पर पत्थर और गोलियां बरसाएंगे और फिर वही विक्टिम कार्ड निकालकर पीड़ित, शोषित, वंचित भी बन जाएंगे। अपने ही देश में सावन के अंतिम सोमवार जैसे महत्वपूर्ण दिन पर नलहर के शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए प्रशासन की लगाई पाबंदी में शक्ति इसी नैरेटिव से आती है। हिंदुओं को यही तो झेलना है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें दर्जे के नागरिक हैं, इससे बेहतर इन्हें क्या मिल सकता है? कैसे अपने मंदिरों पर जल चढ़ाओगे? नैरेटिव के युद्ध में भारत का पीछे जाना कुछ कुछ वैसा है जैसा कभी तीर तलवार के युग में तोपों के आने से हुआ था। भारतीय लोगों ने अपने हथियार उतनी तीव्र गति से नहीं बदले। हथियारों का सामना जब तोपों से हुआ, हाथियों का सामना जब तोपों से हुआ तो बेहतर होने के कारण आक्रमणकारियों को तोपें विजय दिलवाती रहीं। भारत में मौजूदा कानून ही नहीं, आम आदमी भी इस नैरेटिव की लड़ाई को, कथानक के प्रहार को झेलता है और युद्ध के नए हथियार को अपनाने के लिए वो तैयार नहीं है। हम तो प्रचार से दूर रहते हैं जी, ऐसे जुमलों के पीछे छुपकर खुद को नैतिक और शत्रु से ज़्यादा महान बताने पे तुला है। ये भूल जाते हैं लोग कि इतिहास विजेता लिखता है और जो हारा उसे इतिहास में खलनायक ही बताया जाएगा। बल्कि इतिहास की भी प्रतीक्षा क्यों करनी है? आपको तो नैरेटिव में, कथानक में अभी से ही सांप्रदायिक, अल्पसंख्यकों का दमन करने वाला, स्त्री विरोधी, पुरातनपंथी, ये सब कुछ बताया जाता है। इतिहास से सीखकर या तो नैरेटिव यानी कि कथानक की लड़ाई लड़ना सीखना पड़ेगा, या फिर जैसा कभी तोपों के दौर में हुआ था वैसे ही मोर्चा दर मोर्चा हार मिलती रहेगी। क्या चुनना है, ये विकल्प तो हमेशा आपके हाथ में ही होता है। जय श्री राम।